मैं पहले कभी इतना हर्ट नहीं हुई थी। बिना कुछ सोचे समझे अंधेरी सड़क पर बस भागे जा रही थी। मैं बस घर से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, वो घर जहाँ इतने सालों से मुझसे झूठ बोला गया था। क्या सचमुच मेरे साथ ऐसा हुआ था? हाय, मेरा नाम मेलिसा है। मैं 16 साल की हूँ और मैं अपनी क्लास की सबसे लंबी लड़की हुआ करती थी। मेरी फैमिली में बहुत सारे लंबे लोग थे। माई मदर वॉज 180 सेंटीमीटर्स एंड माई डैड वॉज 195 सेंटीमीटर्स, लेकिन मेरी लंबाई सिर्फ 157 सेंटीमीटर्स थी। लेकिन फिर भी मैं जिम क्लासेस में सबसे आगे खड़ी होती थी, जबकि मेरी फ्रेंड्स मेरे पीछे गॉसिप किया करते थे। एनीवे, जल्द ही उन्हें गॉसिप करने के लिए एक नई चीज मिल गई। समर हॉलिडे से पहले स्कूल के आखिरी दिन हमारे स्कूल में मॉडल स्काउट्स आई। उन्होंने बताया कि उन्हें फैशन शोज के लिए टैलेंटेड लड़कियों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने हमारे स्कूल में कास्टिंग रखी। I gave it everything that I got. I walked down a runway in heels, spun around and blew a kiss to the audience. ये देखकर स्काउट्स खुश हो गई और उन्होंने हॉलिडेज के बाद मुझे अपनी मॉडलिंग एजेंसी में स्टडी के लिए बुलाया। मैं बेहद खुश थी। ये सब कुछ मेरी हाइट की वजह से हो रहा था। आफ्टर ऑल, सबको पता है बस टॉल लोग मॉडल्स बन सकते हैं। मेरे सारे क्लासमेट्स मेरे लिए खुश थे और मैं बहुत अच्छे मूड में घर वापस आई। अगले 3 महीनों के लिए मेरे पास पूरी आजादी थी, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं बेकार नहीं बैठूंगी और प्रोडक्टिव तरीके से हॉलिडे स्पेंड करूंगी। मैं डाइटिंग करने वाली थी और फिर रनवेज पर चलकर सबका दिल जीतने वाली थी। घर पर मैंने अपने पेरेंट्स को गले लगाकर कहा, मॉम, डैड, मैं मॉडल बनने वाली हूँ। वो मेरे लिए खुश थे, लेकिन फिर उन्होंने परेशान होकर मुझे एक सैड न्यूज सुनाई कि उन्हें काम से छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमें पूरी गर्मियाँ घर पर बितानी पड़ेगी। उनकी बात सुनकर मैं अपसेट हो गई और जब मुझे पता चला कि अपनी पूरी क्लास में मैं अकेली ऐसी लड़की हूँ जिसे समर्स में घर पर रुकना पड़ रहा है, तो मैं ज्यादा दुखी हो गई। लगभग 1 हफ्ते बाद मेरे सारे फ्रेंड्स चले गए। मेरे पेरेंट्स हमेशा काम पर रहते थे और मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती थी। मैंने सैकड़ों हॉबीज ट्राई की, लेकिन उन सब से मेरा मन उब गया। The only thing I was interested in is following a strict diet and jogging in the mornings. जल्दी ही मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे। मेरी कमर पूरे 2 सेंटीमीटर पतली हो गई थी। मिरर में खुद को देखते ही मेरे फेस पर स्माइल आ गई और अचानक मेरे माइंड में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि मेरी मॉम अपने जवानी के दिनों में कैसी दिखती होंगी। मे बी मैं अब उनकी जैसी दिखती थी। मैंने एक फैमिली एल्बम उठाकर एक के बाद एक तस्वीरें देखनी शुरू कर दी। I found it! मेरी मॉम सच में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हम में कुछ भी सिमिलर नहीं था। मेरी डैड के साथ भी सेम था। Maybe the similarities would be more obvious if I found photos of us as kids, है ना? मैंने 2 बार पूरा एल्बम देख डाला, लेकिन अपने बचपन की कोई तस्वीर नहीं मिली। जब मेरे पेरेंट्स काम से वापस आए तो मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। मेरी मॉम ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया कि उस वक्त उनके पास कोई कैमरा नहीं था। वेल, ये बिल्कुल झूठ था। एल्बम में मेरे बर्थडे वाले साल के बहुत सारे फोटोज थे, लेकिन उनमें से किसी में मैं उनके साथ नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे बचपन की फोटोज क्यों नहीं ली? Maybe they hadn't known me then because I had grown up in an orphanage. ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं तुरंत इस ख्याल को अपने दिमाग से निकालना चाहती थी। What nonsense! After all, मेरे पेरेंट्स और मुझ में काफी सिमिलैरिटीज थी, जैसे कि मेरी हाइट, और मैं बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हंसती थी। मेरी फोटोज ना लेने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना? मे बी वो इसे बैड लक मानते होंगे। मुझे वो आइडिया बहुत कन्विंसिंग लगा और अपने पेरेंट्स से थोड़ी देर खुशी खुशी बात करने के बाद मेरे दिल से सारा शक दूर हो गया। उस दिन के बाद से मेरे पेरेंट्स ज्यादातर घर पर रहने लगे और अब हम बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड करते थे, इसलिए अब मुझे बोरिंग नहीं लगता था। हम अक्सर वॉक्स पर जाते थे, मूवीज देखते थे और घर पर मस्ती करते थे। ऐसा करते करते पता ही नहीं चला कि गर्मियों की छुट्टियां कब खत्म हो गई। एंड देन अगेन स्कूल वापस जाने का टाइम आ गया। 3 महीने में मैंने 7 किलो वेट कम कर लिया था और अब मैं पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। मैं बेसब्री से अपनी क्लासमेट्स का वेट कर रही थी और इसी सोच में थी कि हॉलिडेज में वो कितना बदली होंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि काश मैंने उन्हें देखा ही ना होता। स्कूल आने पर सारी लड़कियां हैरानी से मुझे देखने लगी। ओवर द समर they had grown noticeably and become taller than me by as much as half a head. लेकिन मेरी हाइट वैसी की वैसी ही थी। क्यों? मैंने दुखी होकर स्कूल हॉलवे में लगे एक मिरर में खुद को देखा। अचानक मुझे मैं अनहेल्दी लगने लगी और मेरी ड्रेस और शूज वो भी अगली लग रहे थे। सारी लड़कियों के सामने मैं बच्ची लग रही थी और उन्होंने इसके बारे में गॉसिप करना भी शुरू कर दिया। बट आई गेस ये तो बस शुरुआत थी। मेरे जिम टीचर भी मुझे देखकर हैरान रह गए और उन्होंने मुझे लाइन में सबसे पीछे भेज दिया। कंप्यूटर क्लास में भी सब कुछ बेकार हो गया। हमारे स्कूल में नए डेस्क आए थे जो हमारे पुराने वाले डेस्क से ज्यादा ऊंचे थे और मैं उस पर ठीक से बैठ ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैं दोबारा एम्बैरेस्ड हो गई। कीबोर्ड तक पहुंचने के लिए मुझे अपने बैग पर बैठना पड़ा। जब मेरे क्लासमेट्स ने ये देखा तो पूरी क्लास के दौरान उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा, मेरा मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। बट इट इम्प्रूव्ड आफ्टर सम अनएक्सपेक्टेड न्यूज। हमारे टीचर ने अनाउंस किया कि क्लासेस के बाद हमारे लिए एक कॉन्सर्ट रखा गया है। घंटी बजते ही भागते हुए हम सब हॉल में गए, लेकिन वहाँ पहले ही बहुत सारे लोग थे।
मैंने स्टेज के पास जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग मेरे पैरों पर चढ़े जा रहे थे और पूरे कॉन्सर्ट में मुझे अपने क्लासमेट्स का सिर्फ सिर दिखाई पड़ा। नेवर माइंड, अपकमिंग फैशन शो के ख्याल ने मुझे वहाँ पर दुखी होकर रोने से रोक लिया। आफ्टर ऑल, कॉन्सर्ट के ठीक बाद मुझे मॉडलिंग एजेंसी में अपने पहले लेसन के लिए जाना था। मैं अपनी सारी परेशानियां भूलकर दौड़ते हुए वहाँ गई, क्योंकि मॉडल बनना मेरा सपना था। मैं उनसे दरवाजे पर मिली और फिर वो मुझे दूसरी लड़कियों के पास ले गई। एंड देन, ओह नो, मैंने देखा कि वहाँ पर सारी लड़कियां मुझसे लंबी थी। इससे पहले कि मुझे कुछ पता चलता, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मेरे कंधे अपने आप झुक गए और उसकी वजह से मैं और ज्यादा छोटी लगने लगी। उनमें से एक लड़की ने मुझसे पूछा, Since when are shorties accepted as models? ये सुनकर सभी लोग मुझ पर हंसने लगे। It was too much for me. मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे पैर जोर जोर से कांपने लगे, मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं वहाँ से भाग गई। घर पर भी मैंने रोना बंद नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलासा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसकी वजह से मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों? बताइए मुझे, अचानक से मेरी ग्रोथ कैसे रुक गई? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, लेकिन बेचारे मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं बोल पाए और उन्होंने बस इतना कहा कि कभी-कभी ऐसी चीजें होती है। लेकिन मेरी मॉम को बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती। I saw a tear run down her face. उस रात मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं कहा, लेकिन एक चीज तो साफ हो गई थी, वो मुझसे कुछ छुपा रहे थे और जरूर वो कुछ ऐसा था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही था, इसलिए मैंने उनके सोने का इंतजार किया। उसके बाद फ्लैशलाइट लेकर क्लू की तलाश में मैंने पूरा अपार्टमेंट छान मारा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे अपने इंट्यूशन पर पूरा यकीन था और इसने मुझे निराश नहीं किया। बट व्हाट आई फाउंड टर्न माई लाइफ अपसाइड डाउन। एक पुरानी किताब में बुकमार्क की जगह एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। ये एडॉप्शन सर्टिफिकेट था, जिसे 14 साल पहले इश्यू किया गया था। उससे मुझे पता चला कि जब मैं 2 साल की थी तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था। मैं अपने पेरेंट्स की सगी बेटी नहीं थी। उन्होंने पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोला और उनके इस झूठ की वजह से मैंने वो सपना देखना शुरू कर दिया जो शायद कभी सच ही नहीं हो सकता। ये पता चलने के बाद मेरा सर चकराने लगा। मैं रोते हुए घर से बाहर भाग गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। All of a sudden, the darkness parted and a bright light almost blinded me. बेहोश होने से पहले आखिरी बार मुझे बस ब्रेक्स लगने की और किसी आदमी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने मेरे पेरेंट्स खड़े थे। मैंने पहले कभी उन्हें इतना डरा हुआ नहीं देखा था। जब उन्होंने देखा कि मुझे होश आ गया है तो उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ और मैं कहाँ हूँ। उसके बाद एक सफेद कोट वाले आदमी ने मुझे सब कुछ समझाया। वो डॉक्टर था और उन्होंने मुझे बताया कि रात में किसी कार से मैं टकरा गई थी। द फ्राइटेंड ड्राइवर हैड ब्रॉट मी टू द हॉस्पिटल हिमसेल्फ। डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन करने के बाद बताया कि मेरी स्पाइन पर थोड़ी सी चोट लग गई है। किस्मत से चोट गहरी नहीं थी और मैं अगले दिन घर वापस जा सकती थी। आई डोंट नो कैसे, बट अचानक मुझे वो सारी बातें याद आ गई जो मुझे पता चली थी। मैं बेड पर बैठकर अपने पेरेंट्स को घूरने लगी। क्या वो फिर से मुझसे झूठ बोलने वाले थे? लेकिन फिर मेरी मॉम ने जो कहा उसने मेरा दिल छू लिया। मुझे पता चला कि जब मैं 3 महीने की थी तभी मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था। द डॉक्टर्स हैड डायग्नोस्ड मी विद स्टंटिंग। विटामिन डी की कमी की वजह से मेरी हड्डियां बहुत धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। मेरी कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसों और एफर्ट्स की जरूरत थी। तो इस तरह मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स पर बोझ बन गई थी और इसलिए उन्होंने मुझे एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया। बट आई गॉट लकी। जब मैं 2 साल की थी तब एक हस्बैंड और वाइफ बच्चा अडॉप्ट करने के लिए वहाँ आए और उन्होंने मुझे नोटिस किया। मैं बिल्कुल छोटी और कमजोर सी झूले पर पड़ी हुई थी। उन्हें मेरे लिए बुरा लगा। वो मुझे एक हेल्दी और हैप्पी बच्चा बनाना चाहते थे। तो इस तरह मुझे अपनी प्यारी फैमिली मिली। मेरे मॉम और डैड पूरे 1 साल तक मुझे डॉक्टर्स के पास ले गए और हर तरीके से मेरा इलाज करवाया और उनकी मेहनत रंग लाई। 3 साल की उम्र में मेरी हाइट अपनी उम्र के दूसरे बच्चों जैसी हो गई और मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने लगी। बेटा, हम नहीं चाहते थे कि तुम परेशान हो, इसलिए हमने इस बात को राज रखा, मेरी मॉम ने प्यार से कहा। तो इसलिए मैं पुरानी फैमिली फोटोज में नहीं थी। Tears welled up in my eyes again, but this time from gratitude and happiness। मैंने अपने पेरेंट्स को गले लगा लिया और रात में घर से भागने के लिए माफी मांगी। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैंने उनके बारे में इतना बुरा सोचा। पर एक सवाल मुझे अभी भी परेशान कर रहा था। अगर मेरी ग्रोथ वाली प्रॉब्लम इतनी पुरानी थी तो मैं वापस ऐसे कैसे हो गई जबकि मैं ऑलमोस्ट एडल्ट थी? तब डॉक्टर ने दोबारा बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि मैंने कुछ ज्यादा ही डाइटिंग कर ली थी और इसकी वजह से मेरी बॉडी पर स्ट्रेस आ गया था और मेरी ग्रोथ कम हो गई। कभी कभी ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिन्हें बचपन में कोई ना कोई बीमारी होती है। मैं डर गई। इसका क्या मतलब था? क्या मैं पूरी लाइफ ऐसे ही रहने वाली थी? थैंकफुली इट टर्न्ड आउट दैट एवरीथिंग कुड बी फिक्स्ड विद टेकिंग विटामिन्स ओवर टाइम। मेरे पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया कि हम एक बार फिर से इसे डील कर लेंगे जैसे हमने 14 साल पहले किया था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स थे। अगले दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बहुत अच्छे मूड में स्कूल वापस गई।
कोई भी इंसान या चीज अब मेरा मूड खराब नहीं कर सकता था। मैंने अपने कंधे ऊपर किए और कॉन्फिडेंस के साथ चलते हुए अपने डेस्क पर गई। उसके बाद मैंने बेंच पर अपना बैग रखा और प्राउडली उसके ऊपर बैठ गई। जस्ट इमेजिन, नो वन लाफ्ड एट मी नाउ। यहाँ तक कि एक लड़का मेरे लिए कहीं से तकिया भी लेकर आया था ताकि मैं आराम से बैठ सकूं। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। जिम टीचर ने मुझे वार्म अप का इंचार्ज बना दिया। कॉन्सर्ट्स में लड़के मुझे अपने कंधों पर बिठा लेते थे और लाइब्रेरी में ऊपर वाली शेल्फ से किताबें भी लेकर देते थे। एंड डू यू रिमेम्बर द मॉडलिंग एजेंसी? उन्होंने मुझे वापस कॉल किया और पूछा कि मैं उस दिन क्यों भाग गई थी। वेल, आखिर में मुझे एक बात तो समझ आ गई कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। After all, only one day had passed between everyone laughing at me and things getting better. Of course, मेरे लुक्स में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट और प्यार करना सीख लिया। And you know what? इसकी वजह से दूसरों को भी मुझसे प्यार हो गया।